Hello everyone, my name is Surendra Kumar. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। ई लर्निंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ में एमपीपीएससी मेंस की हिस्ट्री पेपर 1 के पार्ट ए को हम डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज़ में हम अपने लगभग 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग किस तरीके का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, साथ ही साथ हम यहाँ ये जानने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन या सोशल लाइफ कैसी थी। साथ ही साथ हम सोसाइटी को भी देखने वाले हैं कि इनकी सोसाइटी या समाज किस तरीके का यहाँ पर था, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं मेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, लास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो यहाँ से हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि भाई अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं या 11 मार्कर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी अधिक है कि भाई नगर नियोजन आपसे या तो 5 नंबर में या 5 मार्कर में पूछा जा रहा होगा। ठीक, या आपसे सामाजिक जीवन या समाज के बारे में पूछा जा रहा होगा। ठीक, साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई 11 मार्कर या 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें ये सेक्शन ज़रूर देखने मिल रहा होगा जहाँ पर सामाजिक जीवन के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है या समाज के बारे में हमें कंप्लीट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके पहले जो 5 लेक्चर हमने कंप्लीट करे हैं, ठीक है, जिसमें लगभग हम सिंधु घाटी सभ्यता में 50 से 60% चीज़ों को कवर कर चुके हैं और आपने इन सारे लेक्चर्स को ज़रूर देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो आप आगे जाकर इन लेक्चर्स को सबसे पहले देखें, देन इसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में यहाँ पर आ रही होंगी। हम लगभग इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम उद्भव को देख चुके हैं, विकास को देख चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम जितने भी महत्वपूर्ण स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो भी साइट्स प्राप्त होते हैं, ठीक, तो उनको हम यहाँ पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और लगभग हमने 15 या उससे अधिक साइट्स को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक, जो आपके मेंस के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो 3 नंबर में आपके ये पूछे जा सकते हैं, कोई भी साइट आपसे 3 नंबर में पूछा जा रहा होगा। ठीक है, और हम ये भी देख सकते हैं कि 11 मार्कर या 5 मार्कर में भी आपसे ये साइट पूछे जा सकते हैं काफ़ी डिटेल में। तो हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन किया है और हमने इस पर काफ़ी डिटेल से चीज़ों पर बात भी करी है कि आप उसको किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, चाहे हम 3 नंबर की बात करें, 5 नंबर की बात करें या हम 11 मार्कर की बात करें। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये लेक्चर ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, हम लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देन हम इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नगर नियोजन के ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा करनी है। नगर नियोजन को कम्प्लीटली यहाँ पर समझना है। ठीक है, कि हम हर फॉर्मेट में इसको लिख पा रहे हों। ठीक, और देन हम उसके बाद सामाजिक जीवन या सोशल लाइफ के ऊपर बात कर रहे होंगे या इनकी सोसाइटी के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। डिस्कस करते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपसे यहाँ बात करी है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भाई हम यहाँ पर सबसे पहले नगर नियोजन को डिस्कस करने वाले हैं या टाउन प्लानिंग को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने ये जाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल या जो भी स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, लगभग हम ये कह सकते हैं कि सभी जो हैं वो नगर या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई शहर हैं। ठीक, अब एक नगर है या एक शहर है तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक सभ्यता है, या हम आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अगर किसी नगर को बसाया गया है या किसी सिटी को बनाया गया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर ये देखा जाता है कि भाई इसको किस तरीके से प्लान किया है या किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया है। ठीक है, कि भाई इसमें इस शहर में या इस सिटी को अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी सुविधाएं या किस तरीके का एक रोड मैप होना चाहिए जिसके हिसाब से हम इसको क्या कर रहे होंगे, डेवलप कर रहे होंगे या इसको बना रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह पा रहे हैं कि टाउन प्लानिंग का मतलब या नगर नियोजन का मतलब यही है कि एक सुनियोजित तरीके से या एक सुव्यवस्थित तरीके से या एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में या एक प्लान्ड तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक सिटी को अरेंज कर रहे हैं या उसको क्या कर रहे हैं, आप बसा रहे हैं। ठीक है, या बना रहे हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि उसका क्रिएशन हम कर रहे हैं। ठीक है, उसका निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, ठीक है, या जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनाया है या इस सिटी को या इस शहर को बनाया है, तो उन्होंने भी ये सोचा होगा कि हम इस तरीके का एक शहर बनाते हैं या इस तरीके की जो सुविधाएं हैं या इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करते हैं, शहर के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं या उन चीज़ों को हम बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने इसके पहले ये देखा है कि हम चाहे
हड़प्पा की बात कर रहे हों, या हम मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, या हम बाकी अन्य शहरों की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि भाई इनका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग एक समान हमें देखने के लिए मिल रहा था। क्या हो रहा था कि जो शहर है उसको दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। हमने ये देखा था, ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि जो आपका शहर है उसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक भाग जो है उसमें उसे हम नगर या टाउन कह रहे हैं, जिसमें सामान्य लोग, किसान, मजदूर वर्ग निवास कर रहा है या रह रहा है, ठीक है। दूसरा जो भाग हमने देखा था, या जिसको हम पश्चिमी भाग या वेस्टर्न पार्ट कह रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि भाई प्रशासक वर्ग है या एडमिनिस्ट्रेशन वर्ग है, ठीक है, तो वो यहाँ पर निवास कर रहा है या यहाँ पर रह रहा है। तो एक स्ट्रक्चर हमने इस तरीके का देखा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि भाई जो भी शहर बने हुए हैं सभ्यता के अंदर, उन शहरों में कहीं ना कहीं जो मकान है, ठीक है, वो किस तरीके के बने हुए आधार पर, ये यहाँ पर ये बात हम ऑलरेडी, साक्ष्य के आधार पर यहाँ पर ये बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि भाई ये जो क्वेश्चन है नगर नियोजन का, या तो आपसे 5 नंबर में पूछा जा रहा होगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को समझाएं, ठीक है, तो आप इसको 5 नंबर के फॉर्मेट में बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको ये किसी क्वेश्चन के साथ 11 मार्कर में आ रहा होगा, या इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को समझाएं तथा इसके फीचर्स को या इसकी विशेषताओं को बताएं, तो कुछ इस तरीके से भी आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग का मतलब ये है कि जो नगर या जो सिटी बनाई गई है उसमें कितने तरीके की सुविधाएं हैं और उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरीके से उसको डेवलप किया गया है। तो इन सारी ही चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि भाई नगर नियोजन की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है, ठीक है, ये इस सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता है, ठीक है। मतलब इस सभ्यता को या इस सभ्यता का सबसे यूनिक फीचर ये माना जाता है नगर नियोजन को, ठीक है। या हम टाउन प्लानिंग की बात करें, या हम ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं, तो इसमें जो टाउन प्लानिंग है या नगर नियोजन है वो इस सभ्यता में कहीं ना कहीं एक यूनिक फीचर है, ठीक है, या एक अनोखा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फीचर है, ठीक। उनकी जो नगर योजना है वो ये साबित करती है कि वे एक उच्च और सभ्य, ठीक है, वो एक उच्च सभ्य और विकसित जीवन जीते थे, ठीक है। उनका जो स्ट्रक्चर है या जो टाउन प्लानिंग है उसको देखकर हम ये महसूस कर सकते हैं, या इतिहासकार उसको देखकर ये बता रहे हैं, या पुरातत्व उसको देखकर ये अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लोग थे वो कहीं ना कहीं क्या थे, एक सभ्य जीवन या हाईली सिविलाइज्ड थे, या क्या कर रहे थे, एक उच्च सभ्य जीवन जी रहे थे, ठीक है, और काफ़ी डेवलप और विकसित थे। मतलब यहाँ पर हर एक चीज़ को हम यहाँ पर देखें अगर, तो वो अपने आप में एक अलग विशेषता रखती है, ठीक। चाहे हम वैज्ञानिक जल निकास प्रणाली की बात कर रहे हों, ठीक है, जो एक तरीके का साइंस को दिखा रहा है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी को दिखा रहा है कि कितना व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित तरीके से प्लान्ड किया गया है या प्लान किया गया है, ठीक। तो जल निकासी प्रणाली की अगर हम बात करें कि हर शहर में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और ये जो फीचर है या जल निकासी जो योजना है या जल निकासी जो प्रणाली है, ये इस सभ्यता को बाकी सभ्यताओं से कहीं ना कहीं अलग करती है। या हम दुनिया में उस समय जितनी भी इसकी समकालीन सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं में अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका टाउन प्लानिंग कहीं ना कहीं क्या है, एडवांस है या थोड़ा सा हाईली है, ठीक है, या काफ़ी ज़्यादा एडवांस हमने यहाँ पर चीज़ें देखी हुई हैं, ठीक है भाई, कि उन सभ्यताओं से या इसकी समकालीन सभ्यताओं से इस सभ्यता में हमें चीज़ें और एडवांस देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक। सिंधु नगरों का निर्माण जो है वो एक समान योजना पर हुआ है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक समान योजना का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई जो टाउन प्लानिंग है उसमें लगभग हमें सभी नगरों में एक सेम स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। जिसमें हमने बात करी थी पूर्वी टीला और आपका पश्चिमी टीला, या पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम है। हमें कुछ अपवाद भी मिले हैं भाई, या कुछ 1-2 शहर ऐसे भी मिले हैं जहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, या दोनों ही पार्ट को एक ही प्राचीर के अंदर रखा गया है। तो हमने ये बात भी वहाँ पर देखी हुई थी, ठीक। यहाँ के नगरों के जो भवन हैं उनके बारे में भी विशिष्ट बात ये है कि ये जाल या एक प्रकार का ग्रिड का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक जालनुमा एक तरीके की संरचना यहाँ पर बन रही है। ग्रिड का मतलब कुछ इस तरीके से होता है कि भाई इस तरीके से ये एक जालीनुमा संरचना में हम जब इसको देखते हैं, या इसका हम सैटेलाइट व्यू देखते हैं, या इसका रियल इमेज हम देखते हैं, तो हम देख पाते हैं कि भाई ये ग्रिड नुमा सिस्टम में बने हुए हैं, जिस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, एक जाली होती है, ठीक है, या जिसमें चौकोर बॉक्स इस तरीके से बने होते हैं। तो कुछ इस तरीके की संरचना हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होती है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ फीचर जो है वो काफ़ी एडवांस है। जैसे आप देखें कि इसकी जो सड़कें हैं, ठीक है, वो सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं, ठीक है। पहली चीज़ की सड़कें, हम हर एक चीज़ को डिटेल में भी चर्चा करेंगे, पर हम एक छोटा सा यहाँ पर प्लान को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनाइज थी या किस तरीके से बनी हुई थी, ठीक।
अगर हम बात करें कि भाई जो मुख्य सड़कें हैं ये काफ़ी चौड़ी बनी हुई थी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि भाई सड़कें घुमावदार नहीं थी, सड़कें क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी या बिल्कुल क्या थी, सीधी थी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखते हैं तो सड़कें जो है वो पूर्व से लेकर पश्चिम, ठीक है, या उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जाती हुई हमें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक। दूसरी बात क्या है, अगर हम भवन की बात करें या यहाँ पर जितने भी जो घर बने हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था पहले कि इनका जो दरवाजा है वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलता था। मतलब अगर मुख्य सड़क हम देखें कि ये मुख्य सड़क बनी हुई है तो यहाँ दरवाजा नहीं खुलेगा, यहाँ दरवाजा ओपन नहीं होगा, दरवाजा या खिड़की कहाँ खुलेंगे, तो अंदर वाली जो सड़क है, जैसे हम अगर बात करें कि भाई यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है, इस सड़क से जो एरो आप देख रहे होंगे, यहाँ से कोई व्यक्ति अगर जा रहा है और अगर वो इस घर में जाना चाह रहा है तो उसको यहाँ से घूम कर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दरवाजा और खिड़की कहाँ खुलेंगे, तो मुख्य सड़क के पीछे जो वाला आप रोड देख रहे हैं, ये वाला सड़क जो देख रहे हैं, तो ये दरवाजे आपके जो होंगे वो यहाँ खिड़की या दरवाजे यहाँ पर ओपन हो रहे होंगे, ठीक। दूसरी बात हम देखें कि जो भवन यहाँ पर बने हुए हैं तो हर एक घर में क्या था, एक आंगन बना हुआ था सेपरेट, ठीक है। हर घर में एक रसोई बनी थी, साथ ही साथ 4 से 5 कमरे बने थे। कुछ भवन भी हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं जो 2 मंजिला या बहुमंजिला बने हुए हैं, ठीक। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ भवन ऐसे प्राप्त हुए हैं जहाँ पर जो आपके कमरे हैं, ठीक है, वो 10 से ज़्यादा हैं, ठीक है, या और भी ज़्यादा संख्या में हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वर्तमान में अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं या एक प्लान की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये देखने मिल रहा है कि लगभग 5000 साल पहले या आज से लगभग 5000 साल पहले इस तरह की एक सभ्यता थी या इस तरह का एक टाउन प्लानिंग यहाँ पर हमें इस सभ्यता के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, जो एक अनोखी बात को यहाँ पर बताता है या एक आश्चर्यजनक बात को यहाँ बताता है कि दुनिया में जितनी भी समकालीन सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं में कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता को एडवांस माना गया है या बेहतर माना गया है या सभ्य माना गया है कि यहाँ जो सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी वो कहीं ना कहीं उन सब से क्या है, काफ़ी एडवांस है या काफ़ी अलग है, ठीक। दूसरी बात आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रही हैं, काट रही हैं या क्रॉस कर रही हैं, ठीक। इसके अलावा आप देखोगे तो सड़कों के बीच में, जस्ट बीच में, ये सड़कों के दोनों तरफ आपको क्या होगा, पक्की ईंटों से यहाँ पर नाली बनी हुई दिखाई देगी या ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देगा, जो क्या कर रहा है, घरों कि अंदर से आने वाले पानी को क्या कर रहा है, अपने अंदर यहाँ पर ले रहा है और उसको शहर के बाहर ले जा रहा है सड़कों के माध्यम से, ठीक है। तो सड़कों का जो जाल था उसके ऊपर नालियाँ बनी हुई थी, ठीक है। अब नालियाँ भी आप देखोगे या मैं डायग्राम आपको अभी आगे बताऊंगा, हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आप देखोगे कि नालियाँ जो थी वो एक पैटर्न में बनी हुई थी या क्या कर रही थी, इस पर ईंटों का एक जाल सा बना हुआ था जिससे ये कवर थी, है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नालियाँ जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड बनी हुई है, ठीक। अब नालियों में थोड़ी दूरी पर क्या बने थे, कुछ सोखते बने हुए थे या कुछ पॉइंट्स बने हुए थे, ठीक है, जो क्या कर रहे थे, पानी को सोख रहे थे या यहाँ से क्या कर, यहाँ पर सोखते बने हुए थे जल निकास के लिए, या एक व्यवस्था यहाँ पर ये बनी हुई थी। तो ये भी आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, ठीक। साथ ही साथ कुछ इतिहासकारों का ये कहना है या कुछ बुक्स में आप देखेंगे, अगर आप यूपीएससी या बाकी एग्जाम्स की आप बुक में देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ लैंप लाइट भी यहाँ पर लगाए गए थे रोडों के ऊपर कुछ दूरी पर, ठीक है, जो जिनसे रोशनी होती थी या लाइट होता था। तो आप सोच सकते हैं कि ये व्यवस्था भी यहाँ मौजूद थी। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि रोडों पर या रोडों के किनारे कुछ डस्टबिन के सेफ का कुछ एक आकार का कुछ ये भी पाया गया है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि कचरा या सफाई का विशेष ध्यान रखा था, ठीक। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो रोड है वो सीधे बनाने के पीछे या दिशा को यहाँ पर देखने के पीछे ये लॉजिक था कि कहीं हमें रोडों की जो सफाई है या साफ़ सफाई है उसको लेकर यहाँ पर एक लॉजिक ये बताया जाता है कि रोडों को इस तरह से बनाने के पीछे ये कहानी है या इस तरीके का एक लॉजिक है यहाँ पर कि हवा यहाँ से इस ओर चलती है तो रोड जो है वो अपने आप क्लीन हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, साफ़ हो सकते हैं, ठीक। तो ये बात भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि इसमें 4 से 5 घर थे, ठीक है। हर घर के अंदर एक स्नानागार या हम कह सकते हैं बाथरूम था, ठीक है, आंगन बना हुआ था, ठीक है, रसोई घर बना हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड जो है, स्ट्रक्चर कितना बेहतर तरीके से बनाया गया होगा। साथ ही साथ इसको प्लान भी किया गया होगा। बनाने से पहले इस सभ्यता को या इस सिविलाइजेशन को निर्माणकर्ताओं ने इसको बनाने से पहले या सिटी को डेवलप करने से पहले एक प्लान बनाया होगा। उस प्लान के अकॉर्डिंग आप देखो कि सारे के सारे सिटी को डेवलप किया गया है या सारे के सारे शहरों को बसाया गया है या बनाया गया है, ठीक। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि भाई या ऐसा तो हमने नहीं देखा साक्ष्य में कि हर शहर क्या हो, अलग तरीके का डिज़ाइन हो या अलग तरीके का बनाओ। लगभग इनमें समानता देखने के लिए मिल रही है और जब लगभग समानता देखने के लिए मिल रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं ये प्लान किया होगा या कहीं ना कहीं इसको क्या किया होगा, पहले से स्ट्रक्चर किया होगा कि हमें इस तरीके का निर्माण करना है, ठीक।
तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक, मुख्य सड़क की हम बात कर चुके हैं कि मुख्य सड़क को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण यहाँ पर दिखाया गया है, और जो एक दूसरे को 90 पर क्या कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, बीच में ये रोड बने हुए हैं, जिस तरीके से आप एक कॉलोनी देखते हैं या एक स्ट्रक्चर्ड आप नगर देखते हैं, ठीक है, जिसमें बीच में रोड बनी होती है, रोड के दोनों तरफ आप देखते हैं तो मकान बने होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मुख्य सड़क होती है। मुख्य सड़क से आप थोड़ी सी अंदर वाली सड़क पर जाते हैं या इंटरनल जब आप अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, मकान बने होते हैं। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है जैसा कि हम वर्तमान स्मार्ट सिटी में या टाउन प्लानिंग की हम अब बात करते हैं। ठीक, तो इस बात को आपको यहाँ पर समझना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपके मेंस में आता है तो हमें इसको किस फॉर्मेट में लिखना है या किस तरीके से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं कि भाई अगर ये 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन बनाया जाता है, टाउन प्लानिंग आपसे अगर 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसमें 2 या 3 तरीके के स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर चाहें तो एक लाइन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं सभ्यता के बारे में, या एक लाइन में आप बता सकते हैं। ठीक है, कि भाई टाउन प्लानिंग जो इस सभ्यता का था वो एक अनूठा या एक अलग तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर था जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट्स के अंदर अपनी बात को यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें हर एक फीचर को एक विशिष्ट तरीके से थोड़ा सा बता सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले नगर की बात कर लेते हैं या टाउन की बात कर लेते हैं ना, तो आप बता सकते हैं कि भाई जो नगर या टाउन है वो 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक तो पूर्वी भाग हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, पश्चिमी भाग हो जाता है। ठीक, पूर्वी भाग जो है उसमें नगर या आवास हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि भाई पश्चिमी भाग जो है आपका उसमें हमें दुर्ग या गढ़ी देखने के लिए मिल रही है। ठीक, यहाँ के जो पश्चिमी भाग है उसमें क्या हो रहा है, सुरक्षा प्राचीर हमें या सिक्योरिटी रैम्पार्ट देखने के लिए हमें मिल रहा है। ठीक, या इसका साक्ष्य हमें मिल रहा है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी बात, अपवाद भी आप बता सकते हैं कि भाई लोथल और सुरकोटदा जो है वो अपवाद है, इनमें दोनों जो है वो एक ही सुरक्षा प्राचीर से आपके कवर्ड है, तो ये थोड़ा सा अपवाद हमें देखना मिल रहा है। बाकी हम कह सकते हैं कि भाई सारे के सारे जो नगर हैं वो एक ही प्लान के ऊपर बनाए गए हैं या एक ही प्लान के ऊपर हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, धौलावीरा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, योजनाबद्ध शहरों का निर्माण हमें देखने के लिए मिल रहा है, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक योजनाबद्ध तरीके से चीज़ों को बनाया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरीके से ना बनाए गए हों या ऑटोमेटिक इस तरीके की सिचुएशन बन गई हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक प्लान होगा, उस प्लान के ऊपर ही सारे शहरों का निर्माण किया गया होगा। क्योंकि इस सभ्यता में हमें इतने सारे शहरों को या नगरों को हम देख रहे हैं और जो लगभग क्या है सेम है, उनमें घरों की जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है या जो सिस्टम है वो लगभग क्या है सेम है। इसका मतलब सीधा ये है कि भाई इसको प्लान किया होगा, तभी हम इसे टाउन प्लानिंग या नगर नियोजन कह रहे हैं इस सभ्यता का। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट में हम नगर को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं 1 या 2 लाइन में। ठीक, फिर हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेकंड में हम लिख सकते हैं हाउस या बिल्डिंग्स। ठीक है, इमारतों के बारे में या बिल्डिंग्स के बारे में हम थोड़ा सा बता सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई प्रत्येक मकान के बीच में क्या है, एक आंगन है, 4 से लेकर 5 कमरे हैं। ठीक, कहीं कहीं हमें इससे ज़्यादा भी देखने मिलते हैं साक्ष्यों में। ठीक है, रसोई घर आपको देखने मिलता है, हर घर में एक स्नानागार या बाथरूम आपको देखने मिलता है। बड़े आकार के भवनों में अगर हम बात करते हैं तो 30 तक कमरे पाए गए हैं या देखे गए हैं। कुछ 2 मंजिला या बहुमंजिला इमारतों के बारे में या भवनों के बारे में भी हमें साक्ष्य अवशेष प्राप्त होते हैं। दरवाजों की हम बात करते हैं तो जो प्रायः लकड़ी के बने होते थे और ये पीछे की ओर खुलते थे। मैंने आपको बताया था कि भाई मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे, ये कहाँ खुलते थे, पीछे खुलते थे या मेन रोड के जस्ट पीछे खुलते थे। अब यहाँ भी एक लॉजिक हो सकता है, ठीक है, कि ऐसा क्यों था। ठीक, ईंटों का जो निर्माण है वो एक निश्चित अनुपात में किया जाता था और कहा जाता है, बताया गया है या साक्ष्यों में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि ईंटों का एक जो अनुपात है वो एक रेशो के फॉर्म में ये यूज़ करते थे। ठीक है, कि उस रेशो में ही हम क्या करेंगे, ईंटें लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको डीप नहीं पढ़ेंगे कि यहाँ पर इंग्लिश बॉन्ड या किस तरीके से ईंटों को लगाते थे और इशारा करते थे, इसकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, इतना सफिशिएंट है। हम 11 नंबर में बहुत आराम से इन चीज़ों को लिख सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कालीबंगा में अलंकृत ईंटें देखने के लिए आपको मिलती हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलती है। सिंपल सी आपको या तो कच्ची ईंटें, ठीक है, या पकी हुई ईंटों का प्रयोग यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके यहाँ पर ये बन जाते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में आपने नगर को बता दिया या टाउन को बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपने घर को बता दिया या बिल्डिंग्स को बता दिया कि भाई घर में क्या विशेष था, ये किस तरीके से ये बने हुए थे। आगे हम बात करते हैं सड़कों के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये भी एक इसका एडवांस फीचर है। ठीक है, ये हमें कहीं ना कहीं इसमें कुछ विशेषताएं देखने के लिए मिल रही हैं। तो तीसरे पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर सड़क को या स्ट्रीट को बता सकते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सड़कें यहाँ पर सीधी थी, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर या एक प्लान है। ठीक है, जिसके तहत आप देख रहे हैं कि सड़कें यहाँ पर क्या थी, सीधी थी।
एक दूसरे को 90 पर ये क्रॉस कर रही थी या एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो में पाए गए मुख्य मार्गों की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 9.15 यानी 9.15 मीटर, ठीक है, इनकी लंबाई थी, 3 मीटर इनकी चौड़ाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो हमें सड़कें प्राप्त हुई हैं या वहाँ से जो हमें अवशेष मिले हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई जो मुख्य मार्ग है उन मुख्य मार्गों की लंबाई आप देख सकते हैं कि 9 यहाँ पर 15 मीटर है, ठीक है, और 3 मीटर इनकी क्या है, चौड़ाई है, ठीक। अच्छी तरह से जो थे, ठीक है, सड़कें वो क्या थी, पंक्तिबद्ध थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सड़कें सांप की तरह लहराती हुई बनाई गई हैं या एक दूसरे को अजीब तरीके से ये कट कर रही हैं या किसी तरीके का मोड़ बना हुआ है या राउंड शेप में है, तो हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि भाई सड़कें जो है वो सीधी बनी हुई हैं, ठीक है, ठीक। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि सड़कों ने शहर को आयताकार ब्लॉकों में क्या किया था, विभक्त किया था, है ना। तो जब सड़कें इस तरीके से बनी होगी तो एक ब्लॉक टाइप का यहाँ पर बन रहा होगा, रेक्टेंगुलर शेप बन रहा होगा या आयताकार ब्लॉक बन रहा होगा। मेन डायग्राम आप देख सकते हैं, आप इसमें समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, क्योंकि एक आयताकार डायग्राम की तरह दिख रहा है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये एक बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है। आगे ये लिखा है कि पुरातत्वविदों ने अंतराल पर लैंप पोस्ट की खोज भी की है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसे स्ट्रीट लाइट के अस्तित्व का भी पता चलता है और हम ये भी कह पाते हैं कि यहाँ पर चीज़ें कितनी बेहतर तरीके से बनाई गई होंगी कि इस रोड के ऊपर या सड़क के ऊपर आपको स्ट्रीट लाइट भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। सड़कों पर डस्टबिन भी लगाए गए थे और ये कहीं ना कहीं एक अच्छे नगर पालिका प्रशासन की या एडमिनिस्ट्रेशन की उपस्थिति को बताता है कि सफाई का या यहाँ पर इन चीज़ों का भी ध्यान रखा हुआ है। तो ऐसे पॉइंट्स को या ऐसी चीज़ों को आप चाहे तो ऐसे राइटिंग के अंदर हम बात कर रहे हों या पेपर थर्ड में हम अगर कोई देसी तकनीक की हम बात कर रहे हों या हम इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसमें आप इन पॉइंट्स को कोड कर सकते हैं या इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जिससे काफ़ी बेहतर तरीके का इंप्रेशन आ रहा होगा आंसर में, ठीक। यह सड़कें कच्ची और पक्की दोनों ही तरह की होती थी या दोनों ही तरह की ईंटों से बनी होती थी। इस बात को भी आपको समझना है कि जो सड़कें थी वो कच्ची और पक्की दोनों ही तरह की ईंटों की बनी होती थी। यदि हम बात करें कि पक्की ईंटों से बनी हुई जो सड़क है, इसके साक्ष्य जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, तो इस पक्की ईंटों से बनी हुई सड़क को राजपथ नाम दिया गया था। हो सकता है कि 3 नंबर में ये पॉइंट आपका कभी पूछ लिया जाए कि राजपथ क्या है, ठीक ना, या मोहनजोदड़ो वाले सेक्शन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजपथ को समझाएं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली बन जाते हैं, डीप क्वेश्चन बन जाते हैं जो 3 मार्कर आपके बनते हैं। तो आप बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत या सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त पक्की ईंटों से बनी हुई सड़कों को ही राजपथ कहा गया है, ठीक। तो आप बड़े आसानी से इसको 1 लाइन में या 2 लाइन में बता सकते हैं और आपको मार्क्स भी यहाँ से सारे मिल रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से अब इसमें आप पॉइंट्स ना बनाएं, है ना, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आपसे राजपथ पूछा है, तो आप 1 या 2 लाइन में इस बात को 10 से 12 शब्दों में लिखने की कोशिश करें डायरेक्ट कि राजपथ क्या है, ठीक। कहा गया है कि सड़कों के दोनों तरफ नालियों के प्रमाण भी मिलते हैं। कहीं कहीं हमें यह देखने मिलता है कि सड़कों के बीच में से नालियाँ बनी हैं। आगे हम अभी इस पर डिस्कशन करेंगे नालियों के ऊपर अलग से, ठीक है। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ सड़कों पर हमें दोनों ओर नालियाँ देखने के लिए मिल रही थी कि थोड़ी दूर पर क्या बने हैं, सोखते बने हुए हैं, ठीक है, जो नालियों के जल निकास का सबसे उत्तम प्रबंध या मैनेजमेंट को दिखाते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो नालियों का जो सिस्टम है, ठीक है, वो अन्य किसी समकालीन सभ्यता में देखने नहीं मिलता, इसलिए इसको सबसे बेस्ट बताया गया है अन्य बाकी सभ्यताओं से, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है। और टाउन प्लानिंग में तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे फीचर्स या कितनी सारी चीज़ें हैं जो बाकी समकालीन सभ्यताओं में नहीं थी, और इसलिए इस सभ्यता को ये विशिष्ट दर्जा देते हैं या इसे विशिष्ट बनाते हैं, ठीक। तो तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर सड़क या स्ट्रीट हो जाता है, ठीक। आगे हम अगर बात करें, अब ये 11 मार्कर के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप 11 मार्कर में इस क्वेश्चन को टाउन प्लानिंग को डिटेल में बताना चाहते हैं या डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप फिर क्या करेंगे भाई, 6 यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, जो मेन, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले आप यहाँ पर टाउन को ले लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप घर को ले लेंगे, ठीक है, फिर देन आप सड़क को लेकर बता सकते हैं, फिर आप जल निकासी व्यवस्था को लेकर बता सकते हैं, फिर आगे हम कुछ 2-3 पॉइंट्स और डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टाउन प्लानिंग को बड़े आराम से 11 नंबर एक निबंधात्मक क्वेश्चन की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ इसमें जो कंटेंट है, मैंने आपको बताया था कि आप पेपर 6 में ऐसे राइटिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 3 की अगर हम बात करें साइंस टेक्नोलॉजी में, आप देखोगे तो जो देसी तकनीकें हैं उनमें भी क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन अगर बनता है आपका टाउन प्लानिंग का या स्मार्ट सिटी का, या कोई आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो उसमें इन चीज़ों को कोड कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जल निकासी व्यवस्था का या ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर अगर हमें चीज़ें बतानी हैं, तो हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक जो है या सबसे उत्कृष्ट जो चीज़ें हैं उनमें से एक क्या है, आपका जल निकासी व्यवस्था या ड्रेनेज सिस्टम है,
ठीक, प्रत्येक घर का अपना एक जल निकासी और सोखता गड्ढा बना हुआ था। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, पानी, हम ये तो कह सकते हैं कि भाई नाली के अंदर पानी या जो नाले बने उनके अंदर ऑटोमेटिक यहाँ से पानी जा रहा है। घर से एक पॉइंट बना होगा जिसके थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ भी फिर रोडों के ऊपर सोखते बने हुए थे जिनसे भी क्या था, इसका कनेक्शन यहाँ पर बन रहा था या फिट बैठ रहा था यहाँ पर चीज़ें। ठीक है, या यहाँ पर चीज़ें इनके अंदर फिट थी। ठीक, जो सार्वजनिक जल निकासी से क्या था, जुड़ा हुआ था। हर गली में ईंटों की नालियाँ बनी थी, उन्हें कवर किया गया था। ठीक है, और साफ़ सफाई और समाशोधन उद्देश्यों के लिए अंतराल पर मेन होल भी बनाए गए थे। मतलब साफ़ सफाई यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये मेन होल बनाया, जैसे हम वर्तमान में अगर आप देख सकते हैं कि भाई जो आपका सीवर लाइन का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी आप देखते हो कि रोड के बीच से क्या होता है, सीवर लाइन को लगाया जाता है और बीच में एक होल बनाया जाता है, जिससे क्या हो कि बाद में उनकी साफ़ सफाई हो सके या उसके अंदर जाकर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर किया जा सके। तो इसी तरीके का सिस्टम या स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो कि आज से लगभग 5000 साल पहले हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, जो कहीं ना कहीं एक विशिष्ट विशेषता को अपने अंदर रखे हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ ड्रेनेज सिस्टम आपको नज़र यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये ओपन है बट यहाँ लिखा हुआ है या साक्ष्यों से ये पता चलता है कि ये कवर थी नाली। ठीक है, इसको बंद किया हुआ था। ठीक, यहाँ भी आप देख सकते हो किस तरीके से ये रोड के ऊपर नाली नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसको ईंटों से बंद किया हुआ है। ठीक है, इसको पैक किया हुआ है। ठीक, और ये आपका क्या है, यहाँ पर मेन होल बना हुआ है। ठीक, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अतिरिक्त पानी को ढोने के लिए शहर के बाहरी इलाकों में, ठीक है, खुरदुरी छतों वाली ईंटों की बड़ी पुलियां भी बनाई गई थी। ठीक है, इस प्रकार सिंधु सभ्यता के लोगों के पास एक आदर्श भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी जो किसी अन्य समकालीन सभ्यता में, ठीक है, नहीं थी। और हम कह सकते हैं कि अन्य समकालीन सभ्यता ने स्वच्छता पर इतना ध्यान नहीं दिया था जितना यहाँ पर चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्वच्छता से या आप साफ़ सफाई से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन या स्वच्छ भारत से संबंधित अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो उनमें इन चीज़ों को आप या इस सभ्यता के जो पॉइंट्स हैं उनको कोड कर सकते हैं। ठीक है, या सफाई से संबंधित कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, ठीक है, या उसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में आप इनको यूज़ कर सकते हैं या इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 में आप बृहद स्नानागार को भी इसमें रख सकते हैं या टाउन प्लानिंग में ले सकते हैं, क्योंकि ये भी दुनिया में हम कह सकते हैं या एक आश्चर्यजनक इमारत के रूप में सामने ये आता है। तो इसको तो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं बृहद स्नानागार को। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे खास विशिष्टता या विशेषता में ग्रेट बात रहा है। ठीक है, इसमें एक बड़ा चतुर्भुज नुमा एक सेफ होता था जिसको हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, जिसमें बीच में एक स्विमिंग पूल बना होता था जो लगभग 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा और 8 फीट आपका क्या था, ये गहरा था, जिसके चारों तरफ दीर्घाओं और कमरों के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, इसके दोनों ओर सीढ़ियाँ और, ठीक है, इसे फिल करने के लिए या भरने के लिए क्या था, एक कुआं भी बना होता था जिसके द्वारा इसको फिल किया जाता था या भरा जाता था। ठीक है, जो बगल के कमरों में एक स्थित था। ठीक है, मतलब जो कुआं था वो कहीं यहाँ पर बगल में कुछ कमरे बने थे, उनके अंदर ये कुआं स्थित था। तो यहाँ से इसके अंदर पानी को छोड़ा जाता था या इसको भरा जाता था या इसको फिल किया जाता था। ठीक, साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि पानी को 6 फीट से अधिक गहराई वाली एक कोरबेल वाली छत के साथ एक विशाल नाले के द्वारा छोड़ा गया या छोड़ा जाता था। ठीक है, बृहद स्नानागार में 8 फुट मोटी या जो 8 फुट मोटी थी वो बाहरी दीवारें थी। जो बाहरी दीवारें हैं वो लगभग बताई जाती हैं कि 8 फुट मोटाई की ये बनाई गई थी। ठीक है, ठीक है, और कहीं ना कहीं यही इसकी मजबूती को या इसके स्ट्रक्चर को बता रहा है। ठीक है, कि इतने हजार वर्षों के बाद भी, है ना, हमें ये सुरक्षित तरीके से मिल रहा है या हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी को, ठीक है, या इनके जो निर्माण है या इनकी जो इंजीनियरिंग है या इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हैं। जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, या जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई ये 5000 साल पुराना है, फिर भी क्या है, ये ठीक ठाक अवस्था में मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक प्रकार का विशेष स्थान रखता है। ठीक है, क्योंकि हम आज की टेक्नोलॉजी को अगर देखें, हम आज के टाइम पीरियड की बात करें, तो अगर हम कोई एक बिल्डिंग का या किसी कंस्ट्रक्शन का निर्माण करते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को 5000 सालों तक या अगले 2000 सालों तक कोई नुकसान नहीं होगा, ये बाढ़, भूकंप आदि सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होगा, उसके बाद भी ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा? तो हम ये नहीं कह सकते या हम श्योर नहीं होंगे कि हम कोई चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं जो अगले 1000 सालों तक या 5000 सालों तक सुरक्षित रहे। ठीक है, तो आज की टेक्नोलॉजी या चीज़ें इतनी एडवांस होने के बाद हम ये गारंटी नहीं ले पा रहे या हम ये 100% नहीं कह पा रहे कि भाई ये बाढ़, भूकंप और सारी चीज़ों को
झेल लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो चीज़ें हमें मिल रही हैं कहीं ना कहीं आप देखो कि वो अभी भी सुरक्षित कंडीशन में है, या अभी भी चीज़ें देखी जा रही हैं कि भाई हम लगभग 100 साल पहले अगर रिसर्च करते हैं तो हमें ये चीज़ें अभी भी मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ आज भी सुरक्षित है, ठीक। तो यही इस सभ्यता की विशेषता है, या यही इस सभ्यता में जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनकी एक विशेषता है कि इतने हजार वर्ष पूर्व भी इस प्रकार की सोच या इस प्रकार की तकनीक या इस प्रकार का लॉजिक हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, या इस प्रकार का निर्माण हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं नंबर 6। तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, ग्रेनरी को या अन्न भंडार को, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत में हम अगर बात करें तो अन्न भंडार की बात आती है, जो लगभग 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर क्या है चौड़ा है, ठीक। हड़प्पा में ईंटों के चबूतरे की एक श्रृंखला हमें प्राप्त होती है। हमने देखा था कि भाई ईंटों के चबूतरों की एक श्रृंखला इस तरीके की आप देख सकते हैं कि प्राप्त होती थी, ठीक है, जो 6x6 की पंक्तियों में बनी हुई थी, या हम कह सकते हैं इस तरीके से ये बनी हुई थी, ठीक। कालीबंगा के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे भी मिलते हैं, ठीक है। अन्य भंडारों ने अनाज को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया होगा, जिसे संभवतः राजस्व या भंडार ग्रहों के रूप में आपात की स्थिति में उपयोग किया होगा। मतलब ये दूर की सोच रख रहे हैं कि अगर मान के चलो अनाज का किसी तरीके का संकट आ जाता है या किसी तरीके की समस्या आ जाती है, महामारी है या अकाल है, तो उस समय के लिए इनने क्या किया होगा, अन्नागार को या ग्रेनरी को यहाँ पर बनाया होगा, ठीक है, जिससे क्या हो सके कि एक ऐसे समय में या एक मुसीबत के समय में हम क्या कर सकें, अनाज का यूज़ कर सकें या उसका भंडारण करके रख सकें। जिस तरीके से हम आज देख रहे हैं कि भाई स्टोरेज बने होते हैं जिनमें क्या होता है, अनाजों को रखा जाता है सालों के लिए, ठीक है, जिससे क्या हो कि भाई मुसीबत के समय में या महामारी के समय में या अकाल के समय में हम इन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ या इन चीज़ों को हम बेहतर यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ हमें वही वाली सोच देखने के लिए मिल रही है। अगर हमें अनाज के भंडार या ग्रीनरी का साक्ष्य मिल रहा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये दूर की सोच रखते थे, इसीलिए इनने ऐसा किया था, ठीक है। या हम जल या वाटर मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, जो हमें आज देखने मिल रहा है, हम डैम बना रहे हैं या चीज़ों को बना रहे हैं, तो इन्होंने भी सेम वैसा किया था कि भाई हमें 16 बड़े तालाब देखने के लिए मिल रहे हैं या पत्थरों से निर्मित हमें जलाशय मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि ये वाटर मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिख रहा है या सेट हो रहा है, ठीक। तो इसको भी आप एक पेपर में यूज़ कर सकते हैं, जो ज्योग्राफी वाले पेपर में आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप वाटर मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, या डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, तो उन चीज़ों में आप इनको यूज़ कर रहे होंगे, इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर रहे होंगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है, या फ़ायदा आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, तो उनको आपको इसी तरीके से मल्टीटास्किंग के टाइप में आपको उसको यूज़ करना है या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ उसके ऊपर काम करना है कि भाई अगर हमने सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं तो उन पॉइंट्स को क्या हम इन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके की चीज़ों को लेकर चलना है। सो यहाँ पर हम इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप चाहें तो इसको एक लाइन में कंक्लूड भी कर सकते हैं या अपने उसमें आप निष्कर्ष के रूप में इस चीज़ को बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, लगभग जिन भी हमने 5 या 6 पॉइंट्स के ऊपर बात करी, वो कहीं ना कहीं एक उत्कृष्टता को बताते हैं, ठीक है। और ये बात कहना एक प्रकार से गलत नहीं है कि इस सभ्यता का जो टाउन प्लानिंग है वो अन्य समकालीन सभ्यताओं में एक विशिष्ट महत्व को रखता है या विशिष्ट एक बात को यहाँ पर बताता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको इस बात को क्लियरली समझना है, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर 5 नंबर में आपसे बात करी जाए या 5 नंबर में अगर आपसे टाउन प्लानिंग पूछा जाए तो आप चाहें तो एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। उसमें रोडों को आप बता सकते हैं, सड़कों को आप बता सकते हैं कि भाई सड़कें किस तरीके की बनी हुई थी, ठीक है। घरों को आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि एक ग्रिड पैटर्न में या एक जालीनुमा संरचना के तरीके से सड़कें इनको घरों को डिवाइड कर रही थी या इस तरीके का स्ट्रक्चर बना कर दे रही थी, ठीक। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि भाई एक दो पॉइंट हर एक चीज़ के ऊपर आप बता सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो मेन पॉइंट्स हैं उन मेन पॉइंट्स को या थीम को आपको पकड़ना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझाने के लिए यहाँ पर या बताने के लिए कंटेंट को लिखा गया है, जिससे आप पढ़ के इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। पर लिखने का पैटर्न आपका वही होगा, ठीक है, कि हम हर एक लाइन के अंदर मेन हेडिंग हमें ये ले लेना है या इसी पॉइंट्स को हमें क्या कर देना है, थोड़ा सा डिटेल में बता देना है। जैसे बृहद स्नानागार के बारे में हम एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अन्न भंडार के बारे में हम 1 या 2 लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम सड़कों के बारे में 1 या 2 लाइन में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 5 नंबर में आप इसको बड़े आराम से 6-7 पॉइंट के अंदर आप कंप्लीट कर पा रहे होंगे, ठीक है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है जिसमें आप 50 शब्द या 60 शब्द की लिमिट को क्रॉस ना करें, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको टाउन प्लानिंग ठीक तरीके से समझ में यहाँ पर आया होगा, ठीक है। और आप इसको बड़े आसानी से
3 नंबर में तो मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जा रहा होगा, तो आप इसको 5 नंबर के लिए तैयार करें, ठीक है, और 11 नंबर के लिए तैयार करें, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि 3 नंबर के अंदर टाउन प्लानिंग आपसे पूछा जाए ना, क्योंकि आप कुछ नहीं बता सकते हैं 10 शब्दों में। तो क्लियर आपको यहाँ पर बात मेंशन हो रही है या क्लियर समझ में आ रही है कि भाई कहाँ पर हम 3 नंबर और कहाँ पर 5 नंबर को बना सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हमें नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, ये टॉपिक भी आपके मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है या मुख्य परीक्षा में आपके यहाँ से आपसे पूछा जा रहा होगा, ठीक, जिसमें समाज के बारे में हमें बात करना है या सामाजिक जीवन के बारे में बात करना है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे या हड़प्पाई लोग जो थे, तो उनका सामाजिक जीवन या उनका जो समाज था वो किस तरीके का था। अब यहाँ देखो, सबसे पहले एक बात हमें समझना है कि भाई सोसाइटी या समाज क्या होता है, ठीक है, या सामाजिक जीवन का मतलब क्या होता है। देखो, समाज की अगर हम बात करें तो समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो व्यक्ति ही है, ठीक है, और जब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ आ जाते हैं या एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक समाज का निर्माण होता है, ठीक। मतलब क्या है कि समाज जो है वो लोगों से मिलकर ही बन रहा है, ठीक है, और लोगों में कौन आप शामिल है, तो लोगों में पुरुष शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं या बच्चे शामिल हैं, तो यही वो लोग होंगे जो इस समाज में क्या होंगे, इस समाज का निर्माण कर रहे होंगे, ठीक। अब समाज में 2 वर्गों की हम बात करते हैं ना, समाज में जनरली हम 2 वर्गों की बात करते हैं, एक वर्ग क्या होता है, पुरुष वर्ग होता है, दूसरा वर्ग क्या होता है, महिला वर्ग होता है। तो अगर हम बात करें कि समाज में पुरुषों की स्थिति कैसी है, ठीक है, समाज पुरुष प्रधान है, ठीक है, या महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है या महिलाओं को हम देख रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, मात्र सत्तात्मक है या यहाँ का समाज किस तरीके से है, तो उसको हम देख रहे हैं। तो महिलाओं की स्थिति का कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, ठीक है, या पुरुषों की स्थिति कैसी है, ठीक है। तो उन्हीं बातों को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है या उन्हीं चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पर बात करना है कि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ठीक है, समाज में कितने तरीके के अधिकार महिलाओं को मिले हुए थे, ठीक है, ठीक। अगर हम एक सभ्य समाज की बात करते हैं तो हम शिक्षा के बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि भाई समाज में ये लोग जो थे क्या वो शिक्षित थे, ठीक है, ठीक। तो इन सारे ही पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पर आगे डिस्कशन करने वाले हैं, समाज और सामाजिक जीवन के ऊपर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सोसाइटी या समाज की हम बात कर रहे हैं या सोशल लाइफ की बात कर रहे हैं या सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली बात आती है निकल कर कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक जीवन की विशेषताएं आप बताएं, ठीक है, या सामाजिक जीवन के बारे में बताएं। जैसे मान के चलो कि मीन्स में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है या 11 मार्कर के अंदर आपसे सामाजिक और आर्थिक जीवन पूछा जाता है, ठीक, या 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे जा रहे होते हैं, तो सबसे पहली बात जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाज लोगों से मिलकर बनता है और उन लोगों में कौन शामिल होता है, तो महिलाएं शामिल होती हैं या पुरुष शामिल होते हैं। 2 ही प्रकार के लोग समाज में जनरली पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक, या 2 ही वर्ग समाज में रहते हैं, या तो महिलाएं होंगी या क्या होंगी, पुरुष होंगे, ठीक, जो एक समाज का निर्माण कर रहे होंगे या एक समाज को बना रहे होंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर हमें समाज के बारे में बताना, देखो इतिहास में क्या है कि आगे अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या इस सभ्यता को हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, तो वैदिक सभ्यता में हमें फिर इस चीज़ के ऊपर बात करनी पड़ेगी कि वहाँ समाज कैसा था या वैदिक सभ्यता में समाज कैसा था। तो हम अगर यहाँ से कुछ पॉइंट लेकर चल रहे होंगे तो हर बार हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर या इन्हीं पॉइंट को लेकर या इन्हीं पॉइंट पर आधारित हम क्या कर रहे होंगे, चीज़ों के ऊपर हम बता रहे होंगे या उनमें कंपैरिजन कर रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि भाई समाज का स्वरूप कैसा है, ठीक है, या नेचर ऑफ सोसाइटी, तो आप अभी देख रहे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा है, तो हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं किसके साथ, वैदिक सभ्यता के साथ, कि भाई समाज यहाँ ऐसा था, वैदिक सभ्यता में जाकर समाज ऐसा हो गया, ठीक। वैदिक सभ्यता के आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो समाज फिर इस तरीके से हो गया, या उत्तर वैदिक सभ्यता में समाज या उत्तर वैदिक काल में समाज किस तरीके से हो गया, ठीक, समाज में क्या बदलाव आए, ठीक। आगे फिर आप देखोगे कि मौर्य डायनेस्टी की हम बात करेंगे या उसके बाद हम आगे गुप्त डायनेस्टी की बात करेंगे या हम और आगे हम इतिहास में बात करें, तो फिर हमें वहाँ देखना है कि समाज कैसा था। या हम आधुनिक भारत तक अगर जा रहे होंगे तो हम देखेंगे कि समाज पहले कैसा था, अब कैसा है और अब कैसा है, ठीक है। तो कंपैरिजन करके अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एग्जाम में भी अगर कंपैरिजन आता है कि भाई प्राचीन काल के समाज में और आज के समाज में क्या चेंज है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप पॉलिटी के पेपर में हम बात करें, ठीक है, या निबंध के पेपर में हम बात करें, तो समाज के ऊपर अगर आपको लिखना है तो आप इन चीज़ों को कोड कर सकते हो या इन चीज़ों को बता सकते हो कि भाई अगर जब आप सारे तरह के समाज, यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, ठीक है, और फिर आप देखोगे कि वैदिक काल में समाज कैसा था, और फिर आप देखोगे कि मध्यकाल में कैसा था, और फिर देखोगे आप आधुनिक काल में कैसा। तो जब आप सारे तरह के समाज को देख पा रहे हैं कि भाई समाज में यहाँ क्या चीज़ें थी, कौन सी चीज़ अच्छी थी, कौन सी चीज़ बुरी थी, ठीक है, यहाँ ये अच्छी चीज़ है, यहाँ ये बुरी चीज़ है, तो अगर आपको उनको यूज़ करना है, ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं भाई समाज का स्वरूप कैसा था, तो हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक। दूसरी बात अगर हम बात करें कि भाई समाज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो जाति प्रथा को हम देखते हैं या जातिवाद को हम देखते हैं, तो इसके ऊपर बात करी जाए,
ठीक है, कि समाज में किस तरीके की व्यवस्था थी, क्या कोई जातिवाद था या कास्ट सिस्टम कैसा था, है ना। तो जैसे हम वर्तमान में बात कर रहे हैं भाई समाज में, है ना, तो एक कास्ट सिस्टम एक प्रॉब्लम भी है और एक तरीके से हमेशा ये विवादित भी रहता है, जाति प्रथा या इस तरीके की बात, ठीक ना। तो क्या ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी या नहीं थी, ठीक। दूसरी बात आप देख रहे हो यहाँ पर स्टेटस ऑफ वुमेन, जैसे मैंने भी बताया कि महिलाओं की स्थिति इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है समाज में। क्या महिलाओं की स्थिति बेहतर है, महिलाएं शिक्षित हैं, ठीक है, क्या उन्हें सारे अधिकार प्राप्त हैं, ठीक ठीक। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करें, ठीक। आगे हम बात यहाँ पर देखेंगे भाई एजुकेशन है या शिक्षा है। तो अगर सभ्य समाज है या एक हम अर्बन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं या एक हम सभ्य समाज की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करती है, ठीक। साथ ही साथ आप देखते हैं मनोरंजन या एंटरटेनमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, भोजन शैली या खान पान कैसा है, ठीक है। अगर एक सभ्य समाज है तो किस तरीके का भोजन ये करते हैं, किस तरीके की चीज़ों को ये खाते हैं, ठीक है, तो ये भी सामने जाता है, ठीक। अब समाज की बात हो रही तो पहनावा या वेशभूषा को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट आपके बनते हैं, चाहे आप लिख रहे हो या आप 11 मार्कर के अंदर लिख रहे हो। देखो क्वेश्चन हम इस तरीके से डिज़ाइन करें या इस तरीके से हम पहले से अपना मटेरियल हम बना के रखें कि हम हर फॉर्मेट में उसको संतुलित तरीके से लिख पा रही हूँ, चाहे हम 3 नंबर की बात करें, 5 नंबर की बात करें या 11 नंबर की बात करें। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि नोट्स आप बनाते समय क्या कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में आप लिख कर रख रहे हो, तो ऐसा करने में तो काफ़ी ज़्यादा समय भी लग रहा होगा और कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा, ठीक। तो इसके लिए सबसे बेहतर क्या है कि आप एक क्वेश्चन को देखें, ठीक है, और आप उसके पैटर्न को समझें कि ये क्या पूछना चाह रहा है, उसके हिसाब से आप कंटेंट को रेडी रखें और उसी कंटेंट से आप क्या कर सकें कि 3 नंबर बनाना सीख सकें, 5 नंबर बनाना सीख सकें और 11 मार्कर बनाना सीख सकें। अब जैसे हमारे पास सामाजिक जीवन की विशेषताएं हैं तो उनमें 6 पॉइंट हैं, तो अगर हम इसे 11 नंबर में लिखना चाहें तो हम इन्हीं 6 पॉइंट्स को आधार बनाएंगे और इन 6 पॉइंट्स के ऊपर हम 2-2, 3-3 लाइन हर पॉइंट्स के अंदर डिटेल से बताते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 11 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब मान के चलो कि इसी क्वेश्चन को हमें 5 नंबर में लिखना है और एग्जाम में 5 नंबर में ही हमसे पूछा गया है, तो हम इन्हीं पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मेन पॉइंट बना देंगे। मतलब जो 6 पॉइंट है इन्हीं पॉइंट्स को हम थोड़ा सा इसके अंदर कंटेंट हम डालेंगे और उसको एक एक लाइन में हम करके 6 पॉइंट हम बना सकते हैं, ठीक है। और एक हम चाहें तो इंट्रोडक्शन की एक लाइन लिख सकते हैं और एक चाहें तो हम कंक्लूजन की लाइन लिख सकते हैं। मतलब हम 6-7 लाइन में अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। बस हमें शब्दों का ध्यान रखना है कि भाई एक लाइन में कम से कम हमने 6 से 7 शब्द लिखे होंगे, तो भाई 7 लाइन में हम या 8 लाइन में हम क्या कर सकते हैं, 7-8 पंक्तियों में अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो आप बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो हमें मेन पॉइंट्स को रखना है, ठीक है, या हमें एक ट्रिकी फॉर्म में हमें चीज़ों को, है ना, ऑर्गेनाइज करके रखना है, अपने पास व्यवस्थित करके रखना है कि जिससे हम उसको हर फॉर्मेट में क्या कर पाएँ, डिलीवर कर पाएँ, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि सामाजिक जीवन बताओ, ठीक है, या सामाजिक जीवन की विशेषताएं बताओ, संभव नहीं है, अब संभव नहीं है। पहले हो सकता है भाई आपसे पूछ ले तो आप 3-4 पॉइंट लिख सकते थे, ठीक है, पर अब संभव नहीं है कि सामाजिक जीवन की विशेषताएं आपसे 3 नंबर में पूछा जा रहा हो, या तो ये 5 नंबर में पूछा जा रहा होगा या किसी क्वेश्चन के साथ ऐड होकर ये आपसे 11 नंबर में पूछा जा रहा होगा। जैसे मान के चलो कि आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन एक साथ आपसे पूछ लिया जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक, या फिर आपसे 5 नंबर के अंदर पूछा जाए, ठीक। तो हम इस पे 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई जो समाज है, ठीक है, समाज का स्वरूप या नेचर कैसा है, तो हम इसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाज में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, जिनमें एक महिलाएं होती हैं और दूसरे क्या होते, एक होते हैं आपके मेल, दूसरे क्या होते हैं फीमेल, ठीक है। तो 2 प्रकार के ही लोग समाज में पाए जाते हैं, 2 प्रकार के लोगों से ही क्या बन रहा होता है, समाज बन रहा होता है। अब उन्हीं में क्या हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, तो या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। मतलब कहने की बात यह है कि एक मेल कैंडिडेट होगा, दूसरा फीमेल कैंडिडेट होगा, तो 2 ही प्रकार के लोग समाज में होंगे। अब 2 प्रकार के लोग जब समाज में हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो क्या है, तो महिलाओं की स्थिति है कि भाई समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक है कि नहीं है। अगर महिलाओं की स्थिति ठीक है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, समाज में चीज़ें सही हैं और बेहतर हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ बेहतर देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर लिखा भी है कि जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो देखें तो उनकी स्थिति हमें क्या दिख रही है, बेहतर दिख रही है, क्योंकि इनको प्राथमिकता मिल रही है समाज में, है ना। मात्र सत्तात्मक होने का मतलब क्या है कि भाई महिलाओं को प्राथमिकता यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, ये चीज़ आप देख पा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि भाई शांति प्रिय है समाज। अब यहाँ पर एक बात हम ये देखें कि भाई अगर हम कोई शब्द यहाँ पर कह रहे हैं तो क्या हमारे पास उसका एविडेंस या प्रूफ है कि अगर शांति प्रिय है तो हम कैसे कह रहे हैं कि भाई महिलाएं मात्र सत्तात्मक हैं, ये समाज मात्र सत्तात्मक है या शांति प्रिय है, तो हमें कैसे पता कि ये शांति प्रिय है, ठीक है। तो इसका कोई एविडेंस हमारे पास है क्या, तो बिल्कुल है, एविडेंस है, तभी हम इन शब्दों को या इन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं। कैसे, तो मात्र सत्तात्मक को हम ऐसे कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्त्री की मूर्ति का, स्त्रियों की जो मूर्तियाँ हैं वो अत्यधिक संख्या में मिली हैं। जब अत्यधिक संख्या में मिली हैं तो कहीं ना कहीं ये मात्र सत्तात्मकता को बताता है, ठीक है।
इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों की स्थिति खराब थी या दयनीय थी, नहीं। कहना ये चाह रहा है कि जैसे अगर हम बात करें कि माताओं की या महिलाओं की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, जिनमें हम अगर बात करें तो चाहे हम किसी देवी की बात कर रहे हों, ठीक है, या किसी महिला की, नृत्य करती हुई महिला की हम बात कर रहे हों, ठीक है, या हम अन्य की बात कर रहे हों, तो उसमें जो सबसे अधिक मूर्तियां मिली हैं या जो प्रमाण मिले हैं, उनमें स्त्रियों की संख्या या स्त्री मूर्तियों की संख्या अधिक मिलना इस बात को शो करता है या इस बात का प्रमाण देता है कि समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक, और यही तो बात हम कर रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या कोई एविडेंस या कोई प्रूफ है तो हम इस बात को पुख्ता कह पा रहे हैं, तो बिल्कुल कह पा रहे हैं भाई मातृसत्तात्मक समाज क्यों है, क्योंकि हमें इसकी जानकारी या इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इस आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कि भाई ये बात क्या है, सही है। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि समाज शांति प्रिय है। हम देखो 4-5 पॉइंट्स को लेकर, 4 पॉइंट को लेकर चलना है या 3 पॉइंट को लेकर हमें चलना है। अगर आपसे पूछा जाए कि समाज का स्वरूप कैसा था या समाज का स्वरूप में अगर आपको एक लाइन में लिखना, तो आप बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक, शांतिप्रिय, उपयोगितावादी एवं समतामूलक था। बात आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आप अगर इसको डिटेल में बताना चाह रहे हैं तो फिर आप उनके साथ एक प्रमाण भी दे सकते हैं कि मातृसत्तात्मक क्यों है, तो आप लिखेंगे कि मातृसत्तात्मक इसलिए है क्योंकि मोहनजोदड़ो से स्त्री की मूर्तियां अत्यधिक संख्या में मिलना इस बात का प्रमाण है कि समाज में कहीं ना कहीं माताओं को या महिलाओं को है कि एक प्राथमिकता सबसे पहले उनको दी गई। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई समाज मातृसत्तात्मक है। अब शांति प्रिय है तो इसका मतलब क्या है, तो शांति प्रिय होने का प्रमाण ये हमें मिलता है कि भाई हमें इस तरीके का कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि समाज में किसी तरीके की लड़ाई झगड़े है ना या अशांति भरे जो भी चीज़ें हैं, जैसे विद्रोह है किसी तरीके का, ठीक है, या अस्त्र शस्त्र का होना, ठीक है, या इन चीज़ों का होना जिससे एक दूसरे को लोग मार रहे हों या इस तरीके की सिचुएशन बन रही हो, तो ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला है। यही ये बताना चाह रहे हैं कि शांति प्रिय होने का मतलब ये है कि लोग यहाँ शांति से रहते थे, सभ्य तरीके से रह सकते थे, क्योंकि सभ्य का मतलब ही ये होता है कि अगर सभ्य हैं आप, तो सभ्य का मतलब क्या होता है, सिविलाइज का मतलब क्या होता है कि आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप शिक्षित हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नहीं करेंगे या ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है ना, लड़ाई झगड़े या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं या अशांति वाले जो भी आपके जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हम मुस्लिम आक्रमण के टाइम पढ़ेंगे कि जो असभ्य लोग थे या बर्बर लोग थे उन्हीं ने क्या किया था, आक्रमणकारी लोग थे ना, हजारों लाखों की संख्या में लोगों को मारते थे, या आक्रमणकारी जो लोग थे जहाँ से वो निकलते थे वहीं से लोगों को मारते चले जाते थे। तो इसका मतलब क्या है कि वो असभ्य लोग हैं ना, असभ्य जनजाति के लोग हैं। ठीक, और ये क्या है, सभ्य लोग हैं या सिविलाइज लोग हैं। ठीक है, तो इनमें आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उपयोगितावादी। उपयोगितावादी समाज का मतलब ये होता है कि समाज में लोग उपयोगितावादी थे। यहाँ पर उपयोगितावादी का मतलब ये होता है कि यहाँ जो लोग थे वो लोग प्रदर्शनकारी या प्रदर्शन और दिखावे का जीवन नहीं जीते थे, ये उपयोगितावादी या उपयोगिता को ज़्यादा महत्व देते थे। इसका मतलब कुछ ऐसा हम समझें कि अगर समाज में या एक कॉलोनी में 2 या 3 लोग रह रहे हैं, तो बगल वाले व्यक्ति ने क्या कर लिया, एक कार खरीद ली, ठीक है, और इस बगल वाले व्यक्ति ने क्या कर लिया, एक 2 व्हीलर खरीद ली, तो बीच वाला व्यक्ति क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा कि भाई जब इसके घर में कार आ गई और इसके घर में भी कार आ गई तो मुझे भी एक कार लेना चाहिए, है ना। मतलब ये क्या हो गया, दिखावे वाला काम हो जाएगा, है ना, कि भाई हम बगल वाले को देख रहे हैं या हम अपने पड़ोसी को देख रहे हैं और वो जिन चीज़ों का उपयोग कर रहा है या जिन चीज़ों को परचेज़ कर रहा है, तो हम भी उन चीज़ों को परचेज़ करें, क्योंकि हमें दिखावे वाला जीवन यहाँ पर जीना है कि भाई लोग क्या कहेंगे या लोग देखेंगे तो ये कहेंगे। तो इस तरीके का जीवन यहाँ पर नहीं था। कहने का मतलब ये है, या एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे होंगे कि प्रदर्शन या दिखावे वाला जीवन इनका नहीं था। ये उपयोगितावादी थे कि भाई जिस चीज़ का हमें उपयोग करना है या जिस चीज़ की उपयोगिता है तो हम उन चीज़ों को परचेज़ करें या उन चीज़ों का हम क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। कहने का मतलब ये है। वर्तमान के जीवन में या वर्तमान के लाइफ में आप इस एग्जाम्पल को कनेक्ट करके लिख सकते हैं ऐसे वगैरह में, या कहीं भी अगर आप इसको कोट करना चाहें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से हमें ये सीख लेना चाहिए कि समाज में, ठीक है, उपयोगितावादी समाज होना चाहिए, या समाज में हमें उपयोगितावादी जो एलिमेंट है या जो तत्व है उसको हमें लेकर आना चाहिए। हमें दिखावे वाला जीवन या प्रदर्शन वाला जीवन नहीं जीना चाहिए। तो आप इस बात को बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने देखा कि भाई शांति प्रिय थे, मातृसत्तात्मक थे, और चौथा पॉइंट यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, समतामूलक यहाँ पर समाज था। मतलब समानता की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई बड़ा है और कोई छोटा है, इस तरीके की बात यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप इन पॉइंट्स को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो समाज का स्वरूप हमने यहाँ पर देखा कि भाई समाज का स्वरूप कैसा है। तो इसमें आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को सेट करके अब इसी को भी 5 नंबर में आप लिख सकते हो कि समाज का स्वरूप कैसा था, है ना। इनकेस अगर जैसे भाई 5 नंबर में आपसे पूछा जाए कि समाज का स्वरूप कैसा था, तो आप बेहतर तरीके से इसको 5-7 पॉइंट के अंदर बता पा रहे होंगे। अगर आप चीज़ों को, उनकी थीम को समझ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो चीज़ें आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ठीक,
एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि चीज़ों को जब हम रटते हैं या उनको हम याद कर लेते हैं तो हम उतना ही लिख पाते हैं जितना हमें याद आता है, या जितना हम सोच पाते हैं उतना ही हम लिख पाते हैं। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं या चीज़ों को समझ लेते हैं कि भाई इसकी मेन थीम क्या है, तो हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, उसको हम जितना एनलार्ज करना चाहें उतना हम उसको एनलार्ज कर सकते हैं। तो इसीलिए चीज़ों को हम समझ के हमें चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास में चीज़ों को पर अगर हम अपनी समझ बनाएंगे तो उससे क्या होगा, हम उसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या जितना हम उसको एक्सपांड करना चाहें या एक्सपांशन करना चाहें उतना हम उसका विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यही आप सीखें कि कोई क्वेश्चन हमारे पास अगर है या कोई कंटेंट हमारे पास है तो क्या उस कंटेंट को हम अलग अलग फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए आप पहले से लिख के तो नहीं रहोगे कि भाई अगर कोई क्वेश्चन 11 नंबर का आ रहा है तो हम 11 नंबर के लिए लिख के रखते हैं, उसको सारा याद कर लेते हैं, अगर ये आएगा तो हम डिलीवर कर देंगे। 5 नंबर के लिए हमने अलग से लिख के रखा है, 5 नंबर का अगर आएगा तो हम उसको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, और अगर 3 नंबर का हमने कंटेंट लिख कर रखा है तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको डिलीवर कर देंगे। तो आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी, आपको एक कंटेंट के ऊपर अपनी समझ बनाकर रखनी है और कुछ पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में या शॉर्ट नोट्स में बनाकर रखनी है। या हमें 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर का कोई भी फॉर्मेट पूछा जाएगा तो हमें जो भी फॉर्मेट हमसे पूछा जा रहा है उस फॉर्मेट में हम इन पॉइंट्स को सेट करके अपना आंसर बना पा रहे होंगे। तो ये अप्रोच आपको लेकर चलना है मेंस के लिए। ठीक है, इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक, तभी हम चीज़ों को क्लियर कर पा रहे होंगे, क्योंकि इतने बड़े या इतने ब्रॉड सिलेबस के अंदर अगर आप चीज़ों को रटने बैठ जाओगे तो हम नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम को क्रैक। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी इस तरीके की होनी चाहिए कि हम चीज़ों को क्या कर पाएँ, बना पाएँ, उनका हम क्रिएशन कर पाएँ, उनका हम निर्माण कर पाएँ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जाति व्यवस्था को या कास्ट सिस्टम को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट तो ये 11 मार्कर के हिसाब से मैंने तैयार किया हुआ है कि अगर आप 11 मार्कर में इसको लिखना चाहें तो बहुत आराम से आप इसको लिख सकते हैं। बाकी इन पॉइंट्स का आप यूज़ कई जगह पर कर सकते हैं। ठीक, अब जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम की अगर बात आती है तो सबसे पहले सिविलाइजेशन को हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इतिहास में इसके अलावा कोई भी दूसरी सभ्यता को नहीं पढ़ा है। तो यहाँ से चीज़ों की शुरुआत हो रही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आपसे कंपैरिजन बनना चाहिए। ठीक है, कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच कंपैरिजन करें तो दोनों के समाज में क्या अंतर था, क्योंकि आपको हो सकता है कंपैरिजन पूछा जाए और नहीं भी पूछा जाए तो हम इन कंपैरिजन को यूज़ करके चीज़ों को और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जब हम कोई आंसर कास्ट सिस्टम के ऊपर लिख रहे होंगे या सपोज करो कि कास्ट सिस्टम के ऊपर या जाति प्रथा के ऊपर अगर आपको कोई ऐसे लिखना है या कोई निबंधात्मक प्रश्न आपको, चाहे एथिक्स में आप इसको यूज़ कर रहे हो, चाहे आप ऐसे के अंदर यूज़ कर रहे हो, चाहे आप दूसरे पेपर में इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, पॉलिटी के पेपर में भी आप हो सकता है कि भाई कोई आंसर आप लिख रहे हो जो कास्ट से या जाति प्रथा के ऊपर आया हो, या करंट में जो सिचुएशन या सिनेरियो जाति व्यवस्था के ऊपर, या मध्य प्रदेश में भी हम अगर बात करें तो ओबीसी के ऊपर जो भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप उनके ऊपर एक बेहतर आंसर यहाँ से निकाल सकते हो। एक बेहतर तरीके से आप इन चीज़ों का यूज़ करके चीज़ों को बता सकते हो। और ये कब कर सकते हो, ये अप्रोच आप कब सीख सकते हो, जब आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बना पा रहे हो ना, कि भाई हम इतिहास के इस सेक्शन को पॉलिटी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या पॉलिटी के इस सेक्शन को हम संविधान से, या हम पॉलिटी का जो सेक्शन है उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के कास्ट सिस्टम से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या वैदिक सभ्यता के कास्ट सिस्टम से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या ऋग्वैदिक टाइम पीरियड से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, या हम उठा के इसको ऐसे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या करंट में जो सिनेरियो कास्ट सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट का जो मामला कास्ट सिस्टम के ऊपर आया था हम उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो जो पॉइंटिंग वाला अप्रोच है कि पॉइंट टू पॉइंट हम चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ये कब हो पाएगा, जब आपने चीज़ों को समझा होगा और चीज़ों के ऊपर विचार किया होगा, चीज़ों के ऊपर सोचा होगा। ठीक, तब आप ये चीज़ें, ठीक है, फिट कर सकते हो या यहाँ से यहाँ बिठाल सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपकी कॉपी में यूनिकनेस देखने के लिए हमें मिल रही होगी अगर हम इस तरीके के अप्रोच को लेकर चल रहे होंगे। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पर जाति व्यवस्था की या कास्ट सिस्टम की। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम में सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था। ठीक है, ये समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। अब ये 4 वर्ग जो थे क्या वो जाति के आधार पर बटे हुए थे? तो नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि आगे ये बट जाएंगे। जब आप ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पढ़ोगे या ऋग्वैदिक काल जब पढ़ोगे तो ऋग्वैदिक तक तो चीज़ें सही रहती हैं। ठीक है, उसके बाद से चेंज आना स्टार्ट हो जाता है और यही चेंज क्या होता है, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है समाज में। ठीक है, ठीक, तो यही जो चीज़ें हैं वो बाद में क्या करती हैं, समाज में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। और इसीलिए क्या होता है, आप देखते हो कि 62 संप्रदायों या 60 से अधिक नए संप्रदायों का उदय होता है, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म निकल कर आते हैं। क्यों निकल कर आते हैं? क्योंकि यही कास्ट सिस्टम क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे हम वर्तमान टाइम पीरियड की बात करें तो विवाद का सबसे बड़ा कारण क्या है, या दुनिया में या भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या इस समय है?
ठीक है। और भी समस्याएं हैं, पर उसमें एक समस्या ये भी तो है कास्ट सिस्टम वाली, है ना। कास्ट को लेकर आप देखते हो कि कहीं ना कोई मुद्दा या कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट हमें नज़र आती है, ठीक। वर्तमान में भी हम इसको जोड़ सकते हैं। आप देखो कि अभी भी अगर हम बात करें कि भाई जो पीएससी है, ठीक है, या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसमें 2-3 साल से ये प्रॉब्लम आप देख रहे हो, है ना, यही प्रॉब्लम उसमें भी चल रहा है कास्ट सिस्टम वाला। तो इसीलिए मैं इस पॉइंट को कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यू में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान आपको देना है या इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं या डिटेल में चर्चा हम कर रहे हैं कि भाई जिससे कोई पॉइंट ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं आपके साथ क्या हो, बाद में उस पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम हो कि भाई हमने उसको ठीक से नहीं समझा या उस पर हमने काफ़ी विचार नहीं किया या उसको नहीं सोचा, तो इसीलिए हम उसके ऊपर अच्छे से नहीं लिख पा रहे या उसको हम अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हर पॉइंट को आपको क्या करना है, डीप तरीके से उसको पढ़ना है या बहुत अच्छे तरीके से उसको समझना है। तो जाति व्यवस्था में देखा कि भाई समाज जो था वो 4 वर्गों में बटा था, और जो 4 वर्गों में बटा था वो विभाजन का आधार क्या था, तो विभाजन का आधार कर्म था। और कर्म के आधार पर अगर चीज़ें बटी हों तो कोई समस्या नहीं है। कर्म मतलब क्या होता है कि भाई जिस व्यक्ति का जो कर्म है समाज में उसकी रैंक वैसी है, ठीक है ना। तो ये समझना है हमें। मान के चलो कि कोई व्यक्ति बहुत छोटी जाति का है और वो व्यक्ति क्या हो, पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा हो, या उसका कर्म क्या है, उसका कर्म है किताबें, या उसका कर्म क्या है पढ़ना, तो फिर वो व्यक्ति विद्वान या पुरोहित की श्रेणी में आ जाएगा। ये रहता है कर्म के आधार पर विभाजन, कि जिस व्यक्ति का कर्म जैसा होगा उस व्यक्ति की श्रेणी या उस व्यक्ति का कास्ट वैसा ही बन जाएगा, ठीक। मान के चलो कि कोई व्यक्ति जो है वो योद्धा पैदा होता है, ठीक है, और उसका मन तलवार चलाने में नहीं लगता है, वो क्या करता है, संस्कृत की शिक्षा लेकर एक विद्वान बनने का प्रयास करता है। तो अब क्या होगा, उस व्यक्ति का कर्म जो है वो क्या है, पढ़ना है। तो अब व्यक्ति किस सूची में आ जाएगा, वो विद्वान या पुरोहित की सूची में आ जाएगा, ठीक। मान के चलो कोई भी एक व्यक्ति है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है या एक कुम्हार है, ठीक है, ठीक, मन है वो इस काम में नहीं लग रहा है, और वो क्या करता है, संस्कृत की या कुछ किताबें पढ़ता है, और वो क्या बन जाता है, पुरोहित बन जाता है, एक विद्वान बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उसका कर्म विद्वान है या उसका कर्म क्या है, किताबें हैं, तो वो क्या बन गया, एक विद्वान की श्रेणी में आ गया या पुरोहित की श्रेणी। तो कर्म के आधार पर विभाजन आप समझ पा रहे होंगे क्या होता है, ये होता है। आगे जाकर यही व्यवस्था क्या हो जाएगी, आपको क्या मिल जाएगी, जन्म के आधार पर मिल जाएगी। जन्म के आधार पर मिल जाएगी, और आप देखोगे कि समाज फिर 4 वर्गों में बटा होता है, जिनमें आप देखते हो कि भाई ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, और क्या है, शूद्र है। और शूद्रों की स्थिति क्या हो जाती है, फिर अत्यंत दयनीय होती चली जाती है। और आप देखते हो कि समाज में कितने बड़े परिवर्तन होते चले जाते हैं, और चीज़ें आगे आप कंटिन्यू देखोगे कि प्रॉब्लम क्रिएट करती चली जाती हैं, ठीक है ना। समाज में बंटवारा हो जाता है, ठीक है, और कई प्रकार की सिचुएशन या कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। अभी तो यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक। तो क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण क्या है, कर्म। कि समाज का जो बंटवारा है या समाज का जो विभाजन है वो कर्म के आधार पर है, और कर्म के आधार पर विभाजन है, इसीलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही है। आप देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पर छुआछूत एवं जाति प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा उसके पीछे कारण क्या है, कि भाई कर्म के आधार पर विभाजन है, ठीक, कि व्यक्ति का कर्म जैसा होगा, ठीक है, उसी आधार पर चीज़ें क्या होंगी, चलेंगी आगे। तो इसको आप समझ पा रहे हैं। आगे आप देखोगे कि वर्गीय विभाजन के साक्ष्य भी देखने के लिए मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि भाई वर्गीय विभाजन के साक्ष्य देखने मिल रहे हैं। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रशासक वर्ग है या जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ग है या जो पुरोहित हैं, वो क्या हो रहा है, पश्चिमी भाग में रह रहे हैं, ठीक है, और इनके चारों तरफ आपने देखा था सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी, ये सिस्टम आपने समझा था। और पूर्वी भाग में क्या है, किसान, मजदूर या आम आदमी रह रहा है। तो ये सिस्टम हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखने मिल रहा है कि एक बड़े तबके के जो लोग हैं या जो प्रशासक लोग हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन इकाई है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, ठीक है, और बाकी लोग यहाँ पर अलग रह रहे हैं। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि अलग रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई इनमें कास्ट को लेकर कोई मतभेद है। इसके पीछे हो सकता है कि कुछ कारण अलग हों। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर कोई व्यक्ति प्रशासक है या एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर है या कोई एक ऐसा नागरिक है जो एक सरकारी नौकरी कर रहा है या एक सिविल सेवक है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति एक किसान है, तो क्या दोनों व्यक्ति अलग अलग रह रहे हैं तो इनका मतलब है कि भाई इनमें कास्ट को लेकर प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई इनका काम अलग है और इनका जो काम है वो इनको समझ में नहीं आ सकता, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बन सकता है, ठीक है। दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं और दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं बन सकती। दोनों बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर क्या दोनों को साथ में रखना एक तरीके से सही होगा या एक तरीके से बेहतर होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई
काम के कारण हो सकता है ये अलग अलग हो, कि प्रशासक जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, या इसकी कैटेगरी कहीं ना कहीं काम के कारण थोड़ी सी अलग है, इसके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया हो। और किसान मजदूर आम लोग जो हैं वो एक अलग तरीके का काम कर रहे हैं, हो सकता है इनको यहाँ रखा हो, है ना। तो यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि भाई यहाँ पर जाति को लेकर कोई हमें इस तरीके का विभाजन देखने मिल रहा है, या इस तरीके का हमें कोई यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। यहाँ पर केवल ये लिखा है कि यहाँ पर वर्गीय विभाजन के साक्ष्य मिल रहा है कि भाई वर्ग के आधार पर लोगों को यहाँ पर अलग अलग श्रेणी में रखा गया है, पर जाति का हमें प्रमाण यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जाति का कोई हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक। तो वर्गीय विभाजन यहाँ पर देखने मिलता है। इस पॉइंट को आप याद रखें कि भाई अलग अलग वर्गों में व्यक्तियों को रखा गया है, कि जो प्रशासक वर्ग हैं, पुरोहित वर्ग हैं, उनको अलग उसमें रखा गया है कैटेगरी में। मजदूर है, किसान है, आम जनता है, तो उनको एक अलग कैटेगरी में या एक अलग वर्ग में रखा गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जाति का निर्धारण जन्म नहीं कर्म से होता है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि समाज में इस समय 4 प्रजातियाँ या 4 प्रजाति के लोग निवास कर रहे थे, जिनमें हम कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय थे, ठीक है, ठीक है। और इन्हें ही या द्रविड़ियन, जो भूमध्य सागरीय या द्रविड़ियन थे, इन्हें ही क्या माना जाता है, सभ्यता का जन्मदाता भी माना जाता है। यह कहा जाता है कि ये सभ्यता के निर्माण करता थे, ठीक। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन, ठीक है। तो हमें ये 4 प्रकार के लोग समाज में देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं, ठीक। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि जाति व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके की थी। आगे बात आती है महिलाओं की स्थिति यहाँ पर कैसी थी, स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अब इसके क्या हमारे पास कोई प्रमाण है या पुख्ता सबूत है कि हम कह रहे हैं कि भाई महिलाओं की स्थिति अच्छी थी? तो यहाँ आप देखें कि भाई पर्दा प्रथा के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। बाल विवाह के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। सती प्रथा के कोई साक्ष्य मिले हैं क्या, तो नहीं मिले, ठीक। बट आगे आपको ये मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जब हम वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन ख़त्म कर रहे होंगे, या हम उसके लास्ट फेज़ में होंगे, ठीक है, या हम उसके और आगे वाले फेज़ में होंगे, तो ये चीज़ें फिर मिलना स्टार्ट आपको हो जाएंगी, ठीक है ना। और आधुनिक भारत में तो फिर आप देखोगे कि भाई ये वाली प्रॉब्लम पीक पॉइंट पर थी, है ना, ठीक। और इसके लिए फिर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, या सबको आप राजा राम मोहन राय को देख रहे होंगे, या इन सारे लोगों को आप देख रहे होंगे, समाज सुधारकों को, ठीक है। तो समाज को आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। समाज को हम पहली बार देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर समाज कैसा था, तो इसको आप अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर आपको समझना है, क्योंकि आगे तक ये आपका पीछा करते चलेगा। और इनमें कंपैरिजन आपसे बनना चाहिए करते कि हम हर समय के समाज को कंपेयर कर पा रहे हैं कि भाई समाज में यहाँ पर क्या परेशानी थी, या क्या किस तरीके की गलत प्रथा या कुरीतियाँ थी, आगे चलकर नहीं है, फिर आगे चलकर है, फिर आगे चलकर नहीं है, तो ये हम कंपैरिजन बना पा रहे हूँ, ठीक। तो पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, और कोई भी कुप्रथा का यहाँ पर प्रचलन नहीं था। कोई भी ऐसी बुरी प्रथा या गलत प्रथा या कुप्रथा यहाँ पर नहीं थी जो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति को गलत बता रही है, महिलाओं की स्थिति को ठीक नहीं बता रही। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए तब तो हम कह रहे हैं भाई, जब ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें नहीं है, तभी तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, या हम ये बता पा रहे हैं कि भाई महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक। महिलाएं शिक्षित थी, ठीक, ये हमें प्रमाण मिलते हैं, ठीक। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पर वैश्यावृत्ति का प्रचलन हमें थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा है, या इसके कुछ साक्ष्य मिले होंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर वैश्यावृत्ति जो थी उसका प्रचलन था, या ये प्रचलित थी। आशय यहाँ पर कुल मिलाकर ये आता है भाई, एक चीज़ की यहाँ पर प्रॉब्लम है, पर उसके अलावा जो 99% चीज़ें हैं वो क्या है, सही है। तो हम ये कह पा रहे हैं, या आशय हमारा ये है कि समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी या बेहतर थी, है ना। ठीक ठाक थी, या हम क्या कह सकते हैं, बेहतर थी। तो ओवरऑल हमारा ये कंक्लूजन या निष्कर्ष यहाँ पर यही होगा, ठीक है। या इट्स मीन्स दैट द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी वॉज बेटर, ठीक है। मतलब क्या है कि महिलाओं की स्थिति क्या हो गई यहाँ पर, हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भाई बेहतर थी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको लेकर यहाँ पर एग्जाम में चलना है, या इन पॉइंट्स के ऊपर आप बात कर सकते हो। अब देखो, महिलाओं की स्थिति के ऊपर आप क्या कह सकते हो कि भाई ऐसे आप लिख रहे हो, कोई निबंध आप लिख रहे हो, ठीक है, या पेपर 4 के अंदर आप डिस्कशन कर रहे हो, या पेपर 2 के अंदर पॉलिटी में डिस्कशन कर रहे हो, तो क्या ये चीज़ आपके काम आएगी? तो बिल्कुल काम आएगी। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये वाला अप्रोच लगाना है हर जगह, है ना। ये अप्रोच आपको हर जगह सोचना है कि अगर हमने कहीं कोई बात पढ़ी है तो क्या हम उस बात को कहीं और फिट कर सकते हैं, ठीक है, या उसका हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो जिस दिन हम इस चीज़ को सीख जाएंगे तो हमारा जो MPPSC को लेकर या मेंस को लेकर जो नज़रिया है, वो नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा, और हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर पा रहे होंगे। अभी क्या होता है कि हमें आता सब कुछ है, हम सारी चीज़ें जानते हैं, पर हम उसका क्या है, बेहतर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हों। और बेहतर तरीके के यूज़ का मतलब ये है कि कहाँ पर हमें कौन सी चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, हमें ये अप्रोच हमें आना चाहिए, ठीक है। ये एक तरीके का स्किल है जो हमें सीखना है, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, शिक्षा और मनोरंजन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, ठीक।
तो एजुकेशन की अगर बात करें तो यहाँ जो समाज था वो सुशिक्षित था या पढ़ा लिखा था या शिक्षित था। कैसे आप कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा या शिक्षित था? तो क्या आपके पास कोई प्रमाण है? फिर वही वाली बात आ जाएगी, क्या आपके पास कोई सबूत है या कोई एविडेंस है या कोई प्रमाण है जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि यहाँ का समाज शिक्षित था या यहाँ के लोग शिक्षित थे? तो प्रमाण तो बहुत सारे हैं, ठीक है, इनको आप चाहो तो इनके ऊपर एक ऐसे भी लिख सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने किसकी बात करी थी? टाउन प्लानिंग की। तो जब व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होंगे, समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो एक सभ्य या एक प्लान्ड या एक तरीके का नियोजित शहर आप जो देख रहे हैं, ठीक है, वो नहीं बन सकता है। वो कब बन सकता है? जब व्यक्ति क्या हो? शिक्षित हो। जैसे हम कह सकते हैं ना कि अगर कोई देश है, उस देश की इकोनॉमी है या कोई भी चीज़ है, वो कब पीक पॉइंट पर जा सकती है या कब ग्रोथ कर सकती है? जब समाज शिक्षित होगा। समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा, और जब लोग शिक्षित होंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं हर एक चीज़ बेहतर होगी, है ना। एजुकेशन अच्छा होगा, ठीक है, तो नौकरियां जो है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पा रहे होंगे, ठीक है, रिसर्च में लोग जा रहे होंगे, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी, या जितनी भी चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ क्या हो रही होगी? बेहतर हो रही होगी। और वो बेहतर कब होगी? तो एजुकेशन से बेहतर होगी या शिक्षा से बेहतर होगी। तो इस सभ्यता की विशेषताओं में ही हमें ये चीज़ देखने मिलती है, या इस सभ्यता के फीचर्स में ही हमें ये चीज़ देखने मिलती है कि क्लियर कट हमें यहाँ पर बात समझ में आ रही है, या क्लियर ये बात अपने आप हमें दिख रही है कि भाई यहाँ के लोग शिक्षित हैं, और लोग जब शिक्षित हैं तभी तो हमें इतनी बेहतर चीज़ें या इतना ऑर्गेनाइज्ड भी हमें देखने मिल रहा है। अब आप ये देखो कि भाई अगर कोई गांव है या कोई अशिक्षित लोग हैं, तो क्या उस गांव में साफ़ सफाई का ध्यान होगा, या लोगों के मन में ये बात आएगी कि हमें इन चीज़ों का रख रखाव करना चाहिए, या वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए, या साफ़ सफाई करना चाहिए, या इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, या पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए? नहीं। ये कब होगा? जब व्यक्ति शिक्षित होंगे, ठीक। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि देश में अगर हर नागरिक शिक्षित होता या हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हम ग्रो कर जाएंगे, या चीज़ें क्या हो जाएंगी? एडवांस हो जाएंगी। जैसे आप किसी कंट्री के बारे में बात करते हो कि भाई यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी जो है वो काफ़ी अच्छी है, या 100% लोग क्या है? एजुकेटेड हैं, तो आप देखो कि वहाँ हर एक चीज़ बेहतर होगी, हर एक चीज़ अच्छी होगी, है ना, चाहे आप दुनिया की किसी भी कंट्री की बात करो, ठीक। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि अगर ये शिक्षित हैं तभी तो हमें इतनी हाई क्वालिटी या हाई लेवल की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक। दूसरी चीज़ हम क्या कह सकते हैं? भाई हमारे पास प्रमाण भी हैं। प्रमाण क्या है? तो लिपि है। अगर लिपि है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये पढ़े लिखे होंगे, जब तो इनने कुछ लिखा होगा, या स्क्रिप्ट हमारे पास है, ठीक है, या साइन है। अब जिस भी लिपि में लिखा पढ़ा हो, हम उसको नहीं पढ़ पाए, हमारी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उन सभ्यता के लोगों की प्रॉब्लम है। अब उन चीज़ों को हम डिकोड नहीं कर पाए तो ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारे लिए ये, ठीक है, प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक। बट उनने तो जो लिपि है वो उनके हिसाब से चीज़ें सही हैं, या वो जिस हिसाब से पढ़ रहे होंगे उस हिसाब से चीज़ें सही हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या कह सकते हो कि भाई मापतौल की इकाइयाँ हमें मिली है, जैसे हमें बांट मिले हैं, या कुछ मेज़रमेंट के पैमाने मिले हैं, स्केल मिले हैं, ठीक है, कुछ मापतौल की चीज़ें मिली हैं, ठीक है, तो कुछ संकेत मिले हैं, महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है, सभा भवन मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये शिक्षा से या मनोरंजन इन चीज़ों से क्या थे? कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तो साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं, या पुख्ता जानकारी हमारे पास है कि लोग यहाँ पर क्या थे? शिक्षित थे या सभ्य थे, ठीक। दूसरा प्रमाण क्या है भाई? सभ्य समाज। सभ्य समाज मैंने जैसे अभी बताया कि भाई यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे? सिविलाइज्ड थे, या सिविलाइज्ड सोसाइटी के लोग थे, सभ्य लोग थे, सभ्य समाज था। और जब सभ्य समाज था इसीलिए इनका क्या था? जीवन स्तर या जीवन शैली जो थी वो इतनी उच्च थी, इतनी हाई लेवल की थी, या हाई स्टैंडर्ड जीवन लाइफ इनकी लाइफ थी कि भाई बढ़िया घर बना हुआ है, ठीक है, उस घर में 4-5 कमरे हैं, किचन है, सारी चीज़ें हैं। अगर ये ऐसा सभ्य नहीं होते, शिक्षित नहीं होते, तो इतनी हाई प्रोफाइल लाइफ इनकी या हाई स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल इनकी नहीं होती। तो इस बात के भी हम कई सारे प्रमाण दे सकते हैं, या कई स्तर पर हम इस चीज़ को बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोरंजन की या एंटरटेनमेंट की। तो शिकार करना, ठीक है, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों के साथ खेलना, या पशु पक्षियों से संबंधित खेल, ठीक है, पासा वगैरह है, चौपड़ है, ढोल बजाना, नृत्य करना, तो इन सब के साक्ष्य प्राप्त होते हैं बाकायदा, ठीक है, और ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर भोजन शैली की या खान पान की, कि भोजन शैली इनकी कैसी थी या खान पान इनका किस तरीके का यहाँ पर था, ठीक। अब इसको आप बिना बताए समझ पा रहे होंगे, हमें चीज़ों को रटना नहीं है। देखो सभ्य व्यक्ति हैं तो भाई खाना पीना जो है या भोजन शैली वो क्या है? वो सभ्य प्रकार की होगी, है ना। ऐसी नहीं होगी कि जो हम कहें कि बर्बर या जनजाति लोग हैं, भाई जो भी आ रहा है उसको खा रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, इस तरीके कच्चा मांस खा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो ऐसा कुछ तो नहीं है। आदि मानव काल में हम जिस चीज़ों को पढ़ रहे थे या देख रहे थे, भाई आदि मानव काल में क्या होता था? सबसे पहले मानव जो थे या जो आदि मानव थे या इंसान जो था उस समय क्या करता था? केवल खाने के लिए क्या करता था? शिकार करता था और चीज़ों को कच्चा खाता था। क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित था, असभ्य था, ठीक है, उसे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि मानव का विकास क्रम आया, फिर उसने क्या किया? चीज़ों को या एनिमल्स को क्या किया?
पालतू बनाना स्टार्ट किया या उनको पालना स्टार्ट किया, फिर देखा कि भाई उनने कृषि कार्य में वो लग गए या कृषि स्टार्ट की नवपाषाण या उसके पहले के टाइम में या उसके बाद के टाइम में, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे मानव का विकास आप देख रहे हैं कि भाई इस तरीके से हो रहा है। वो सभ्य, फिर उसी कैटेगरी में हम सबसे पहले देखते हैं किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है, या आईबीसी को देखते हैं कि यहाँ के जो मानव है वो क्या है, एक प्रकार से सभ्य हैं। और जब सभ्य हैं तो चीज़ें क्या होंगी, व्यवस्थित तरीके से चल रही होंगी, ठीक। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या था, गेहूँ था और जौ था, ठीक है, जो हमें हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है और कई अन्य जगहों से भी प्राप्त हुआ है। पर इसके अलावा हम अगर देखें तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर 9 प्रकार की फसल या 9 प्रकार के जो प्लांट्स हैं या जो चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है, जिनमें गेहूँ है, जौ है, मटर है, चावल है। तो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पर 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। कपास भी उसमें शामिल है और ये भी कहा जाता है कि कपास की खेती सबसे पहले दुनिया में यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है, जिससे कपड़े या कॉटन बनाए गए। और ये लोग सूती कपड़ों या ऊनी कपड़ों का प्रयोग भी कर रहे हैं, आगे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, वेशभूषा में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये एक मूर्ति हमें प्राप्त होती है ना। तो इससे ये अनुमान ऐसा लगाया गया या बताया गया कि भाई इस तरीके का इनका जो पोशाक है, जो वेशभूषा है, वो कुछ इस तरीके की रही होगी ना। और जनरली हम अगर बात करते हैं तो आप एक लाइन में इसको लिख सकते हैं एग्जाम में भी कि वेशभूषा या पहनावे में जनरली ये क्या करते थे, सूती वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। आप ये लिख सकते हैं कि सूती वस्त्रों या ऊनी कपड़ों का ये प्रयोग करते थे, ठीक है, जिसमें हमें रुई या कॉटन के कुछ प्रमाण मिले हैं, सूती कॉटन का टुकड़ा मिला हुआ है, ठीक है, या रुई या कॉटन के प्रमाण मिले हैं। तो इसके आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कि भाई ये सूती वस्त्र या पहनावे में इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते थे, ठीक। तो उम्मीद है कि आप समाज को और सामाजिक जो जीवन है उसको ठीक तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आप इसको हर फॉर्मेट में लिखने के लिए तैयार भी होंगे, ठीक है, कि हम चाहे 3 नंबर में तो नहीं लिखना है भाई, 5 और 11 में इसको हम लिख कर ज़रूर देखें, ठीक है, या हम इस पर थोड़ा सा विचार करें इन चीज़ों के ऊपर, या इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करें अपने आने वाले लेक्चर में, या लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम तो आगे आने वाले लेक्चर में या लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम, ठीक है, अपने अगले टॉपिक को या इस कहानी को हम आगे लेकर चलेंगे, जिसमें हम आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था आदि के बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे या डिटेल में हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक।